हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। ये है आपका चैप्टर 5 प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक से एनसीईआरटी का पेज कैसे दिख रहा है। तो भाई मैंने आज ये सोचा है कि मैं ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से ही पढ़ाने वाली हूँ। और ऐसा करने के पीछे दो रीज़न है। एक तो ये कि बच्चे कई बार एनसीईआरटी स्किप करते हैं, वो रिफ्रेशर जो दूसरी बुक्स होती हैं वो पढ़ेंगे, अलग अलग से जो है नोट्स लेना चाहेंगे, सब कुछ करना चाहेंगे, लेकिन एनसीईआरटी को वो स्किप कर जाते हैं, जबकि एनसीईआरटी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनको समझ में कम आती है। तो इन दो वजहों से मैंने सोचा कि एनसीईआरटी से आपको ये चैप्टर पढ़ाऊँ और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा समझ में आया है। क्या आगे की वीडियो मैं इसी तरह से बनाऊँ? मुझे थोड़ा सा इसमें आपका फीडबैक चाहिए और उम्मीद है कि तुम लोग मुझे बताओगे कि हाँ कैसा लगा आपको ये। ठीक है, तो हम आज पढ़ रहे हैं प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जब हम एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये वैसे ही है जैसे हम किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करें। यदि मीन्स यदि हम सपोज आप सिंपल एक एग्जांपल ले लो घर से। अब यदि आप एक घर में हो और घर में आपको किसी ने कहा कि मुझे सॉल्ट चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सीधे किचन में जाओगे। ठीक है, आपको कोई स्पाइस चाहिए तो वहीं पर जाओगे स्पाइसेस लेने के लिए। कोई आपको जो है टी का प्रिपरेशन का मटेरियल चाहिए तो उसी कॉर्नर पे जाओगे जहाँ पर कि टी की प्रिपरेशन का सामान रखा है। तो यानी आपने क्या किया, चीज़ों को क्लासीफाई कर रखा है कहाँ पर क्या मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने नमक लेना है और आप जा रहे हो जहाँ पर आपने पल्सेस रखी हैं, राइस रखा है, तो वहाँ नहीं जाओगे। आप सीधे उसी शेल्फ में जाओगे जहाँ पर कि आपके ये मसाले और सॉल्ट वगैरह रखा होता है। तो उसी तरह से, क्योंकि हमने क्या किया, एक ही कैरेक्टर्स की चीज़ों को हम एक साथ रखते हैं। हम घर में भी यही कर रहे हैं। हमें जो चीज़ें बाथरूम में चाहिए वो हम वॉशरूम में रखते हैं। जो चीज़ें हमें किचन में भी अलग अलग हमारी शेल्फ्स होती हैं, अलग अलग, इवन हमारे जितने भी ड्रॉर्स होंगे घर में, हमने वहाँ पर भी अलग अलग सेग्रीगेट करके चीज़ों को रखा होता है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, हम एक ही प्रॉपर्टी की चीज़ एक साइड में रखते हैं। यदि मेडिसिन किसी ने रखी है तो वो एक साइड रखी होंगी, कॉस्मेटिक आइटम रखा है तो एक साइड। तो ये सब क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों करना है, तो भाई एलिमेंट जो है आज की डेट में देखें हम तो 118 एलिमेंट्स नोन हैं, जिसमें से 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। तो अब इन सब एलिमेंट्स को कैसे हम इनको पढ़ेंगे, यदि हम हर एलिमेंट की स्टडी करना चाहें तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे पढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है, यदि इसका क्लासिफिकेशन कर दिया जाए तो थोड़ा सा इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इन क्लास 9th वी हैव लर्न दैट मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। हमें पता है कि एलिमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट है मैटर या फिर कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं एलिमेंट वन टाइप, एटम्स वन टाइप के। ठीक है, यदि हम मिक्सचर की बात करें या कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड 2 या 3 या ज़्यादा प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना हो सकता है, बट इन अ डेफिनेट रेशो। मिक्सचर में कोई रेशो नहीं होता है। अब यदि सपोज आपने सॉइल ली, उसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं पर किसी रेशो में नहीं होंगे, दैट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। तो ये सब हमने देख लिया। एलिमेंट मतलब सिंगल एलिमेंट, जैसे यदि मैं कहूँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सिंगल एलिमेंट हो गया। यदि मैं कहती हूँ H2O तो ये कंपाउंड हो गया। यदि मैं कहती हूँ मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फर तो ये सब क्या है, मिक्सचर हो गया। तो डू यू नो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट? यस, एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन, जिसमें से 94 जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑल दीज पजेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो एज डिफरेंट एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड, क्योंकि जैसे एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, साइंटिस्ट ने क्या करना शुरू किया, गैदर करना किया मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब साइंटिस्ट का काम क्या है, उनको स्टडी करना। तो अब जैसे जैसे एलिमेंट्स मिलते गए उन्होंने उसको स्टडी करना शुरू किया, एंड दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट वॉज नोन अबाउट द एलिमेंट। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज़। तब उन्होंने क्या किया कि कुछ प्रॉपर्टीज़ के पैटर्न देखने शुरू किए कि किस तरह की प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की, जिससे उनको कैटेगराइज किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद ईज। आसानी से उनको स्टडी कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड हैव फाउंड पीसेज ऑफ एन ओल्ड मैप टू रीच अ ट्रेजर। वुड इट बी ईजी और chaotic to find the way to the treasure? Similar chaos was there in chemistry, as elements were known but there were no clue as to how to classify and study about them. तो मतलब हमें क्या चाहिए, हमें एलिमेंट्स को भी यदि समझना है तो जैसे यहाँ पर
फ्रेंड जो खेल रहे हैं आप उसको एक ट्रेजर तक जाने के लिए एक प्रॉपर एक मैप चाहिए, प्रॉपर एक रास्ता चाहिए, उसी तरह से एलिमेंट्स की स्टडी के लिए भी हमें प्रॉपर एक प्रोसीजर होना चाहिए, प्रॉपर समझ होनी चाहिए। तो मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योस, अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। शुरू में क्या क्या अटेम्प्ट्स किए गए। वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग बींग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, किस तरह से लिविंग बींग्स या जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे उनको क्लासिफिकेशन किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड सो ऑन। So even in other situations, we come across instances of organization based on some properties. For example, in a shop, अब आप यदि शॉप पर भी जाओगे तो सोप्स अलग रखे होंगे, बिस्किट्स अलग रखे होंगे। ऐसा तो नहीं कि सोप बिस्किट्स, आपने सोप मांगा वो बिस्किट के कॉर्नर में से ला कर दे रहे हैं। इवन अमंग सोप्स, बाथिंग सोप्स आर स्टैक्ड। अब सोप में भी क्या होगा, बाथिंग सोप्स अलग होंगे और जो दूसरे सोप होंगे वो अलग होंगे, ठीक है ना, जो वॉशिंग क्लोथ्स होंगे। तो सिमिलरली साइंटिस्ट मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज एंड ऑब्टेन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट आउट ऑफ क्योस। तब साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ अटेम्प्ट्स किए और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए उनको ऐसे अरेंज किया कि कोई क्योस ना हो, उनको इजीली समझ में आ जाए। द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स रिजल्टेड इन ग्रुपिंग द देन नोन एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, जो अर्ली अटेम्प्ट में क्या हुआ, सबसे पहले तो उनको ग्रुप किया गया मेटल्स नॉन मेटल्स में। लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वर ट्राइड आउट एज आर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए ही वॉज डॉवर्नियर। तो डॉवर्नियर ट्राइड्स मीन्स उन्होंने 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इन ईयर 1817 जॉन Wolfgang Dauvergne, a German chemist, he was a German chemist, he tried to arrange the elements with similar properties into the group. उन्होंने क्या किया, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज़ को ग्रुप करना शुरू किया एलिमेंट्स के, एंड ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। जैसे उन्होंने देखा कि लीथियम है, सोडियम है एंड पोटेशियम है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप्स ट्राइड्स, और उन्होंने क्या किया, इन ग्रुप्स को क्या कहा, ट्राइड्स। ठीक है, एंड डॉवर्नियर शोड दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्राइड वर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने क्या देखा कि इनका एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया गया। ठीक है, एंड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वॉज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। जो बीच वाले का यानी कि जो सोडियम का एटॉमिक मास है वो रफली इक्वल आया किसके, अपर 1 के और लोअर 1 के। अब जैसे सोडियम का एटॉमिक मास कितना है हमें पता है, 23 है। ठीक है, और पोटेशियम का होता है 39, क्लियर, और लीथियम का कितना होता है 6.9। तो उन्होंने क्या देखा कि यदि 39 एंड 6.9 को ऐड करो, कितना आ रहा है ये, 9, 5 और 4। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करो, एवरेज है ना, 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, और ये 6 के बराबर हो गया, 5.9 लगभग 6 हो गया अप्रॉक्सीमेटली, तो 23। इट इज़ जस्ट इक्वल टू द मास ऑफ सोडियम। क्लियर हुआ कि रफली एवरेज इन दोनों का जो मास था, लीथियम का पोटेशियम का ऐड किया, उसका एवरेज निकाला तो क्या पाया कि जो बीच वाला है सोडियम है उसके इक्वल आया। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि द मिडिल एलिमेंट वॉज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। जो सोडियम था उसका मास कितना आया, लीथियम और पोटेशियम, दिस इज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक उन्होंने दिया कि इस तरह से उसका रफली एवरेज आया, जो इन दोनों का एवरेज आया वो रफली इक्वल आया बीच वाले एटम के बराबर या एलिमेंट के बराबर, एटॉमिक मास के बराबर। सो फॉर एग्जाम्पल टेक द ट्राइड कंसिस्टिंग ऑफ लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो हमने देखा भी विद रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस। And what is the average atomic mass of lithium and potassium? Yes, this is equal to 23, which is the atomic mass of sodium. अब यहाँ पर एक टेबल दिया है, given below table are some groups of 3 elements and these elements are arranged downwards in order of increasing atomic masses. अब यहाँ पर ये जो टेबल दी है आपको, इसमें क्या है, अगेन एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये कुछ ग्रुप्स दिए हैं एलिमेंट के, ग्रुप ए हो गया, ग्रुप बी हो गया, ग्रुप सी हो गया। अब देखते हैं कि कौन से ग्रुप जो है वो डॉवर्नियर ट्राइड को फॉलो कर रहे हैं या डॉवर्नियर ट्राइड है, क्योंकि ट्राइड का मतलब है कि जो अपर और लोअर एलिमेंट का एटॉमिक मास है दैट
उसका जो एवरेज होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल वन। देखते हैं फर्स्ट वन 14 है, ग्रुप ए का देखते हैं। 14 नाइट्रोजन का मास है प्लस 74.9, इसको 75 कर लेते हैं सिंपली और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। कितना आया ये 9 और 8 एंड 2, 2 4 ज़ा एंड 2 4 ज़ा अगेन एंड 2 5 ज़ा, ठीक है 44। लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो यानी कि ये जो है वो डावरनेट्राइड नहीं बना। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम का। कैल्शियम का है 40 प्लस स्ट्रॉन्शियम बेरियम कितना है 137, इसको मैं 0.3 0.1 इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2 से डिवाइड किया इसको 7 आया, 4 3 7 एंड 1। देखते हैं 2 8 से 16, 1 7 अगेन 2 8 से 16.1, 88.5 एंड ये 87.6 है। तो उन्होंने यही कहा रफली, ये नहीं कहा उन्होंने जस्ट आइडेंटिकल होगा इक्वल होगा, रफली इक्वल। तो यस 88.5 और 87.6 कैन बी कंसिडर्ड एज 88, तो लगभग लगभग ये बराबर हुआ। तो ये जो है वो फॉलो कर रहा था, दिस इज फॉलोइंग द डावरनेट्राइड, ये आप कह सकते हैं कि ये डावरनेट्राइड है। तीसरा हम देखते हैं ग्रुप सी एलिमेंट्स। ग्रुप सी में क्या लिया उन्होंने, क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया, आयोडीन लिया। क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, ठीक है 35.5, मैंने इसको 36 लिख लिया, प्लस 126.9 इसको मैंने लिख दिया 127/2, ये 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना 6 मैंने उसको 9 कंसिडर कर लिया था शायद। 6 6 12 एंड 3 2 5 6 1, तो ये आ गया आपका 2 8 से 2 1 सा एंड देन 2 5 सा, तो 81.5। तो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है 81.5 यानी 82 हुआ, ये 80 हुआ, तो लगभग लगभग ये इक्वल आ गया। तो हम उन्होंने क्या देखा कि 3 ही ट्राइड बने। देखो एक लिथियम सोडियम पोटेशियम का हमने देखा ट्राइड, ये एक ट्राइड बना। कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम का हमने दूसरा ट्राइड देख लिया, और तीसरा हमने देख लिया क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन का, 3 ट्राइड बने। तो यू विल फाइंड दैट ग्रुप्स बी एंड सी फॉर्म डावरनियर ट्राइड, 2 ट्राइड बना रहे हैं ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। डावरनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड, तो 3 ही ट्राइड वो फाइंड कर पाए फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट द टाइम। उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे नोन, उसमें केवल 3 ही उनको ट्राइड मिले। तो हैंस दिस क्लासिफिकेशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड वाज नॉट फाउंड बी यूजफुल। अब जितने एलिमेंट हैं वो सारे तो ट्राइड बना नहीं रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको यूजफुल नहीं माना गया और इसको दूसरे साइंटिस्ट ने उतना एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा डावरनियर के बारे में ये आप पढ़ लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। बाद में जब डावरनियर का फेल हो गया, अब देखो डावरनियर का इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डावरनियर ट्राइड, हाउ मैनी ग्रुप्स या हाउ मैनी ट्राइड्स वर फाउंड एट द टाइम, 3 ट्राइड्स वर फाउंड, व्हाट इज़ द लिमिटेशन, लिमिटेशन या डिसएडवांटेज। तो वो हमेशा डिसएडवांटेज जो होता है उसको लिमिटेशन भी कहते हैं। तो वो क्या था यहाँ पर कि केवल उस समय जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उसमें केवल 3 ही ट्राइड मिल पाए, 3 ही ग्रुप जो थे वो डावरनियर ट्राइड बना रहे थे। नेक्स्ट साइंटिस्ट बाद में जो आए पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, या आप कह सकते हो कि लाइक एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, ही वॉज न्यूलैंड एंड अटेम्प्ट्स ऑफ डावरनियर एनकरेज अदर केमिस्ट टू को रिलेट द प्रॉपर्टीज। अब कुछ भी कह लो, डावरनियर ने कुछ तो काम किया ना, उसने एक्चुअली ये तो दिखाया कि हाँ कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हमने यदि एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा तो कुछ उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर रही है, या किस तरह से उनका मास देखा उसने कि हाँ ठीक है रफली इक्वल आ रहा है विद द मिडिल वन, तो कहीं ना कुछ उसमें सिमिलरिटीज़ थी। तो ये सारी जो चीज़ें थी मीन्स कहीं कोरिलेट हो रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की। ये जब देखा किससे कोरिलेट हो रही है, एटॉमिक मासेस से, एटॉमिक मासेस प्रॉपर्टीज़ जो है एलिमेंट्स की कहीं ना कहीं मैच कर रही हैं। तो ये सब चीज़ों ने एनकरेज किया दूसरे केमिस्ट को, दूसरे साइंटिस्ट को एट द टाइम। एंड देन इन 1866 जॉन न्यूलैंड एन इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज द देन नोन एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो न्यूलैंड ने उस समय जितने नोन, अब ठीक है डावरनियर के समय में कम एलिमेंट थे, अब न्यूलैंड के समय में थोड़ा और बढ़ गए, ठीक है 56 एलिमेंट्स नोन थे एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, ऑक्टेव का क्या मतलब है। ऑक्टेव इज जस्ट लाइक म्यूजिक नोट्स, ठीक है। तो ही स्टार्टेड, तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने अरेंज किया, न्यूलैंड ने भी अरेंज किया उस समय देन नोन एलिमेंट को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि अभी जो भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो एलिमेंट्स को किस रूप में अरेंज कर रहे हैं इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास। उन्होंने कहाँ से शुरू किया? लोएस्ट एटॉमिक मास। हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? सिंपली 1 होता है, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो उन्होंने वहाँ से शुरू किया एंड एंडेड एट थोरियम। थोरियम हैवी मेटल है, तो विच वॉज द 56 एलिमेंट। थोरियम 56 एलिमेंट, दैट मीन्स उस समय कितने एलिमेंट नोन थे? 56। ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। तो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि उन्होंने क्या देखा कि हर 8वां एलिमेंट, हर 8 एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ में सिमिलर है किसके? फर्स्ट वन के। जैसे जो म्यूजिकल नोट होते हैं, म्यूजिकल नोट क्या होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ये म्यूजिकल नोट है अपने इंडियन। तो देखो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये क्या है? 8। मीन्स 8 इज सिमिलर टू 1। क्लियर हुआ ना? 8 इज सिमिलर टू 1। तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो 8 एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट वाले से सिमिलर है। तो ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक, देयरफॉर ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने इसको कंपेयर किया म्यूजिकल नोट से। क्योंकि व्हेन ही अरेंज द एलिमेंट्स, क्या लिखोगे आप इसमें? व्हेन ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेज, then he found that the properties of the first element is similar to the 8th element. ठीक है, it is known as Newland's law of octaves, and in Newland's octaves the properties of lithium and sodium were found to be the same. ठीक है, properties of lithium and sodium were found to the same. देखो इनकी टेबल देखते हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। ठीक है, तो अब उन्होंने लिथियम से देखा, लिथियम और सोडियम को देखा, तो लिथियम यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो लिथियम से सोडियम तक आने में ये क्या हुआ? 8 एलिमेंट हुआ और दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है। तो ये उन्होंने देखा कि दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है और सोडियम इज द 8 एलिमेंट आफ्टर द लिथियम। ठीक है, हमने देख लिया। सिमिलरली उन्होंने देखा बेरिलियम। अब बेरिलियम को देखें, अब यदि मैं बेरिलियम को कंसीडर करूं यहाँ पर, तो बेरिलियम को यहाँ पे 1 मान लिया हमने, बेरिलियम से देख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, मैं दूसरा पेन लेती हूँ। ठीक है, बेरिलियम को 1 माना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर क्या है? बेरिलियम और मैग्नीशियम एक बराबर, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि यस, एवरी 8 एलिमेंट इज having the similar properties to that of the first one. तो beryllium and magnesium resemble each other, although magnesium is the 8th element of beryllium. ये first element है, तो ये 8 है इनकी periodic table जो उन्होंने बनाई। A part of the original form of Newland's octave is given in the table. This is a table of octave, Newland's octave. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो न्यूलैंड की जो ये ऑक्टेव बना, इस समय 56 एलिमेंट नोन थे और इन 56 एलिमेंट में भी सारे एलिमेंट्स ने इसको फॉलो नहीं किया। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेजेस यहाँ पर इस टेबल में भी दिखे। वो क्या दिखे? देखो ये जो लिखा है ना, ये डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी, तो ये जो है वो वेस्टर्न म्यूज़िक का हो गया नोट्स, और जो सारे गामा पाधा निसा है वो अपना इंडियन नोट्स हो गए। ठीक है ना, यहाँ पर फिर आफ्टर टी फिर डो आ जाएगा। तो इन द इंडियन system of music you have there are several 7 musical notes in a scale, sa re ga ma pa dha ni sa, and in the west they use the notation do re mi fa so la ti, and the notes in the scale are separated by whole and half step frequency interval. आपने देखा हुआ जो कैसियो वगैरह होते हैं उसमें 2 तरह के होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? ठीक है, व्हाट आर द लिमिटेशंस? तो ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द लिमिटेशंस। यहाँ पर ये जो हैं हम पढ़ने वाले हैं अब लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल अप टू ओनली कैल्शियम। वेरी इंटरेस्टिंग, केवल कैल्शियम ही तक ये फॉलो कर रहा था। After calcium, every 8 element did not possess the property similar to that of the first. तो ये फर्स्ट डिसएडवांटेज है क्या कि टिल कैल्शियम यहाँ तक ही जो है वो
न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ एप्लीकेबल था। इसके बाद यदि हम देखें कि दूसरे एलिमेंट्स लाइक सपोज मैंने यदि यहाँ पर देख लिया कि कोई भी एलिमेंट ले लो आप, उसके बाद में जो 8 एलिमेंट है वो ज़रूरी नहीं है, कर भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो फॉलो कर रहा हो। हर 8वां एलिमेंट फॉलो नहीं कर रहा है प्रॉपर्टीज़ को एज दैट ऑफ द फर्स्ट वन। तो अब जैसे सपोज यहीं पे ये देख लो कोबाल्ट एंड निकेल है और ब्रोमीन है, ये इसका 8 एलिमेंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है, तो केवल कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल था। ठीक है, नेक्स्ट, इट वॉज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन नेचर and no more elements would be discovered in future, but later on several new elements were discovered whose properties did not fit in the Newland in the law of octave। अब इन्होंने क्या किया उस समय 56 एलिमेंट थे, तो इन्होंने यहाँ पर स्पेस ही नहीं छोड़ा है। इन्होंने सोचा कि ठीक है 56 एलिमेंट हैं, 56 ही डिस्कवर रहेंगे, आगे और एलिमेंट्स के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि हाँ आगे और एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो वो कहाँ पर प्लेस होंगे। ठीक है, तो ये जो है इनका एक और ड्रॉबैक हो गया। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था? इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट्स इन द टेबल, न्यूलैंड adjusted 2 elements in the same slot but also put some unlike elements under the same note. And note that the cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine, which they have very different properties than these elements. Iron, which resembles cobalt and nickel in the properties, has been placed far away from these elements. With the discovery of noble gases, the law of octaves became irrelevant। अब देखो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग थर्ड पॉइंट किया है कि इन्होंने अपने टेबल में फिट करने के लिए कुछ एलिमेंट्स को ऐसे रखा, जैसे कोबाल्ट और निकल को यहाँ पर एक तो एक साथ रख दिया है, दूसरा इसको किस कॉलम में रख लिया जहाँ पर आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। अब कोबाल्ट एंड निकल की कोई भी प्रॉपर्टीज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से मैच नहीं करती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ यदि हम देखें कोबाल्ट और निकल प्रॉपर्टी में किससे सिमिलर है? आयरन से सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर रख दिया इस ग्रुप में। तो ये भी एक इनके टेबल का ड्रॉबैक है कि उन एलिमेंट, पहली बात तो 2 एलिमेंट्स को साथ में रख दिया, दूसरा उस ग्रुप में रख दिया जहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच ही नहीं करती हैं। तो ये सारे इनके डिसएडवांटेजेस हो गए। तो पहली बात तो ये था कि इन्होंने कैसे एलिमेंट्स को पुट किया, टेबल कैसे बनाई। इन्होंने क्या किया, उस समय जो 56 एलिमेंट्स नोन थे उनको रखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में, और देन ही ऑब्जर्व दैट हर एवरी 8 एलिमेंट इज रिपीटिंग द प्रॉपर्टीज दैट ऑफ द फर्स्ट वन। पहले वाले एलिमेंट के बराबर से सिमिलर उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, इसलिए इन्होंने इसको ऑक्टेव्स का नाम दिया कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया इन्होंने इस तरह से कि जो म्यूज़िकल नोट्स होते हैं उसमें भी 8 नोट हमेशा रिपीट करता है, तो उन्होंने इसको ऑक्टेव का नाम दिया। लेकिन मज़े की बात क्या है, क्या डिसएडवांटेजेस है कि कुछ एलिमेंट्स तो ऐसा हो रहा था, जैसे लिथियम और सोडियम हमने देखा कि इस प्रॉपर्टी सिमिलर थी, बेरिलियम मैग्नीशियम की सिमिलर थी, सोडियम पोटेशियम की सिमिलर है, लेकिन कैल्शियम के बाद में ये नहीं पॉसिबल हुआ, या ये कह सकते हो कि एप्लीकेबल नहीं था कि 8 एलिमेंट रिपीट कर रहा है प्रॉपर्टीज़ को, तो यहाँ पर ये फेल हो गया। सेकेंड, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा केवल 56 एलिमेंट्स आर नोन एट द टाइम, तो उतने ही रहेंगे, आगे डिस्कवर होंगे, ऐसा कुछ इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पे। आगे के लिए एलिमेंट जो डिस्कवर होंगे उनको कहाँ प्लेस किया जाए, कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा। नेक्स्ट क्या किया इन्होंने कि कुछ एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखा है, और ये आयरन से बहुत दूर है, जबकि इसकी प्रॉपर्टीज़ किससे मैच कर रही हैं? आयरन से। अननेसेसरीली इसको यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रखा है इस कॉलम में, जो इस नोट के अंदर जो आ रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनसे इनकी कोई मैच नहीं कर रही है प्रॉपर्टीज़। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो डिसएडवांटेजेस में कंसिडर हो गई, लिमिटेशन में कंसिडर हो गई, और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था यहाँ पर फेल हो जाता है। कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना। उम्मीद है कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और एनसीईआरटी से आपने पढ़ा है तो एनसीईआरटी से अब आपको पढ़ना और आसान हो जाएगा। पढ़ना ज़रूर वीडियो देखने के बाद में एनसीईआरटी से, और देखना कितने अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे मेंडली पीरियोडिक टेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।